हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा 8th CBSE में हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये सेकंड लेक्चर है। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि मर्चेंटलाइजिज्म क्या होता है, मर्चेंटाइल बिजनेस क्या होता है। यूरोपियन कंट्रीज में ये इस तरीके से बिजनेस करते थे वो लोग कि भाई दूसरी ईस्ट की कंट्रीज में जाओ, वहां पे माल खरीदो, गुड्स खरीदो, चीजें खरीदो और अपनी कंट्रीज में वो गुड्स लेके आओ एंड वो गुड्स को बेचो महंगे में एंड प्रॉफिट कमाओ। खुद कुछ नहीं प्रोड्यूस करना है, खाली जाना है, खरीद के लेके आना है एंड यहाँ पे आके बेचना है। मर्चेंटाइल बिजनेस आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता है, आज भी होता है। ओके, तो अलग अलग कंट्रीज जो है उन्होंने ये काम करना शुरू किया। स्पेन, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, ये सारी कंट्रीज जो है वो एक तरीके से एशिया की एशिया की कंट्रीज, ईस्ट की कंट्रीज जो है वहां पे आते थे ट्रेड रूट्स के थ्रू एंड गुड्स खरीदते थे सस्ते में, वापस यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे एंड वो गुड्स को वो बेचते थे महंगे में, पैसे कमाते थे। ओके, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी भेजी। क्वीन एलिजाबेथ वन ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि वही कंपनी सिर्फ वहां पे ईस्ट की कंट्रीज के साथ, इंडिया के साथ एंड आसपास की कंट्रीज के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक तरीके से ट्रेडिंग करेगी, गुड्स खरीदेगी। कंपटीशन ये लोग खत्म कर देते थे, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो एक तरीके से इनको सस्ते में माल बेचना पड़ेगा एंड फिर लॉस होगा इनको। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते थे, मोनोपोली अपनी जमा लेते थे एंड फिर वो मोनोपोली का फायदा उठाते थे। ओके, अब बहुत मैंने बताया कि भाई सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया का ट्रेड रूट, सी रूट जो है वो फाइंड करने की कोशिश की, पर वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, वो सबसे पहले एक तरीके से इंडिया आए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियंस थे इनकी खुद की भी बनती नहीं थी इतनी ज़्यादा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, एक दूसरे को प्रॉफिट कमाने के लिए, ये मारने के लिए भी तैयार थे। अपनी जो फैक्ट्रीज थी उसको ये फोर्टिफाई करते थे, अपनी जो फैक्ट्रीज थी उसके आसपास ये लोग किले बनाते थे। ओके, धीरे 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 एक तरीके से इन्होंने इंडिया के अंदर अपना राज जमाना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, 1651 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए। उन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1651 में बंगाल की हगली रिवर के किनारे पे खोली। ओके, उसके बाद ये मतलब मेन फैक्ट्री थी उनकी, हगली रिवर के किनारे पे जो फैक्ट्री थी वो मेन फैक्ट्री थी। 1696 तक उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए। मुगल ऑफिशियल से उन्होंने परमिशन ले ली। मुगल ऑफिशियल्स को एक तरीके से जो औरंगजेब था, मुगल एम्परर औरंगजेब से उन्होंने परमिशन ले ली और फिर जो कोलकाता था, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता बोलते हैं, कुछ कलिकत्ता बोलते हैं, 3-4 नाम है इसके, आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहां के इन्होंने जो जमींदारी राइट्स थे वो भी ले लिए। मतलब वहां पे एक तरीके से इनको बिल्कुल टैक्स नहीं पे करना है, ऊपर से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उस जगह का, कोलकाता सिटी का टैक्स ये कलेक्ट करते थे। तो मुगल एम्परर औरंगजेब से इन्होंने परमिशन ले ली। उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे पहले इन्होंने परमिशन मांगी कि इनको ट्रेड फ्री, ओके, ट्रेड ड्यूटी फ्री जो है वो दी जाए। ट्रेड ड्यूटी फ्री कल भी मैंने बहुत समझाया था कि आप बिजनेस करोगे ना, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब उससे क्या फायदे होते हैं वो भी मैंने कल एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था, दो दुकान वाला एग्जांपल, कि एक इंडियन है एक ब्रिटिशर है, दोनों एक ही सेम ही चीज बना रहे हैं 50 रुपए में, वो कल एग्जांपल मैंने दिया था। तो इनको चाहिए थी, इनको ऐसे चाहिए था कि इनको टैक्स नहीं पे करना पड़े। स्टार्टिंग में इन्होंने परमिशन मांगी, धीरे 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 इन्होंने क्या करना शुरू किया, टैक्स पे करना बंद कर दिया। ओके, एंड जबरदस्ती करना शुरू कर दी कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे। अब ये जो इनकी जिद थी, इसकी वजह से बंगाल में जो राजा थे उनको बहुत नुकसान हो रहे थे, क्योंकि ये लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे। एंड टैक्स पे नहीं कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर टैक्स पे करना बंद कर देगी तो राज्य चलेगा कैसे। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई। ट्रेड लेड टू बैटल, मतलब बिजनेस धीरे धीरे एक तरीके से लड़ाई में कैसे कन्वर्ट हो गया, बैटल्स कैसे शुरू हो गई, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। औरंगजेब जो कि मेन राजा था, ओके, सबसे बड़ा राजा था मुगल एम्परर का, वो उसकी डेथ हो गई 1707 में। ठीक है, उसकी डेथ हो गई 1707 में। उसके बाद जो छोटे छोटे बंगाल के नवाब से राजा वगैरह थे
उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। अब औरंगजेब जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ फुल कोऑपरेट करता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी उसकी मदद करते थे, ब्रिटिशर्स उसको आर्मी प्रोवाइड करते थे, उसको हथियार वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते थे। अब जब बंगाल नवाब जो है उनकी पावर चलने लगी, उनका राज चलने लगा, तो उन्होंने कंपनी को मदद करना बंद कर दी, उन्होंने कंपनी की मदद करना बंद कर दी, कंपनी के ऊपर मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। मुर्शिद कुली खान, ठीक है, ये सबसे पहला नवाब था और स्ट्रॉन्ग था बहुत, जिसने सबसे पहले मैं वापस से रिपीट करूं, मुर्शिद कुली खान नवाब था बंगाल का, स्ट्रॉन्ग था बहुत, इसने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद उसके सक्सेसर, मतलब उसके जो एक तरीके से आगे आने वाली जनरेशन जो बोल सकते हो आप, ओके, उसके सक्सेसर थे अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, एंड उसके बाद उसके जो एक तरीके से ग्रैंडसन थे, ओके, सिराज उद्दौला। इन सब ने एक तरीके से ब्रिटिशर्स का जीना हराम कर दिया बंगाल में, पूरे खानदान ने, पहले मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराज उद्दौला, ओके, ये लोग जो है वो जबरदस्ती ब्रिटिशर्स से टैक्स भरवाते थे। ब्रिटिशर्स को टैक्स भरना नहीं था, इन लोगों को टैक्स भरवाना था, एंड इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी। ये जो नवाब थे, दीज नवाब्स डिमांडेड ह्यूज ट्रिब्यूट्स, बड़े बड़े गिफ्ट्स मांगते थे ये लोग, बड़े बड़े खर्चे मांगते थे ये लोग, बड़ी बड़ी एक तरीके से चीजें मांगते थे ब्रिटिशर से, और ये बोलते थे कि अगर ये गिफ्ट्स, ये पैसे, ये सोना चांदी अगर ब्रिटिशर्स नहीं देंगे तो हम उनको यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देंगे। यहाँ पे जो उनकी एक तरीके से फैक्ट्री बनी हुई है, जो बिजनेस उनका चल रहा है, जो धंधा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रखा है, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत थी कि वो अपने खुद के सिक्के, अपनी खुद की करेंसी जो है वो बनाना शुरू कर रहे थे। तो ये नवाब्स ने वो भी बंद करवाया कि करेंसी तो हमारी चलेगी, ओके, जो करेंसी हम इशू करेंगे वही एक तरीके से नॉर्मल मार्केट में चलेगी, आपकी करेंसी हम बनने देंगे नहीं। तो सिक्के बनाते थे, सिक्के बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया। धीरे 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 ब्रिटिशर्स की भड़ास बढ़ती गई। ऑब्वियसली नवाब्स की खुन्नस तो इनके ऊपर थी, पर ब्रिटिशर्स को भी धीरे धीरे जो है वो गुस्सा आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने कोऑपरेट किया, स्टार्टिंग में हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया उन्होंने, धीरे 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 उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टॉप देम फ्रॉम एक्सटेंडिंग देयर फोर्टिफिकेशंस। उनके जो फोर्टिफिकेशंस हैं, यहाँ पे फोर्टिगेशंस लिखा हुआ है, ओके, गलत लिखा हुआ है, जी की जगह पे एफ होना चाहिए, ओके। जो उनके फोर्टिफिकेशंस थे, मतलब जो वो अपनी फैक्ट्रीज के आसपास किले बनाते थे ताकि फैक्ट्रीज को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, वो फोर्टिफिकेशंस भी इन नवाब ने बंद करवा दिए। all these conflicts become all these conflicts between Nawabs and company eventually resulted in the famous battle of Plassey। ये सब जो लफड़े लोचे थे, ये सब जो एक तरीके से उनके बीच की लड़ाइयाँ थी, ये सब जो उनके बीच की खुन्नस थी, इसकी वजह से आखिरकार बैटल ऑफ प्लेजी हुई। एंड इस तरीके से बैटल ऑफ प्लेजी के बाद जो इनका ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिश राज जो था, वो इंडिया में शुरू हुआ। तो बैटल ऑफ प्लेजी, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन गए बंगाल के, मतलब बंगाल का राजा जो है वो बन गया। He at once ordered British to pay revenue and stop fortification। सिराजुद्दौला ने सीधे सीधे ये एक तरीके से फरमान जारी किया, ये एक तरीके से ऑर्डर दिया कि वो टैक्स पे करेगी एंड अपना फोर्टिफिकेशन रोक देगी, किले बनाना बंद कर देगी। With the help of his 30,000 soldiers, he captured the officials of the English factory of Kazim Bazar। He then marched to Calcutta to establish control over the companies fought over there। उसने किया क्या, सिराजुद्दौला ने, उसके पास 30,000 आर्मी थी, 30,000 लोगों की आर्मी थी, 30,000 सोल्जर्स की आर्मी थी। उससे उसने जो कसीम बाजार में इनकी फैक्ट्री थी उसके ऊपर कब्जा किया, उनके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहां पे काम करते थे उनको जेल में बंद कर दिया, सीधे सीधे लड़ाई स्टार्ट कर दी। एंड उसके बाद जो कलकत्ता में इनकी फैक्ट्री थी, ओके, कलकत्ता में जो इनकी फैक्ट्री थी उसके ऊपर ये एक तरीके से हमला करने के लिए चले गए। आफ्टर द फॉल ऑफ कलकत्ता एंड अनसक्सेसफुल नेगोशिएशंस विद नवाब्स, द कंपनी सेंट फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको इंडिया में भेजा गया एंड आर्मी के साथ भेजा गया, क्योंकि जब ये कलकत्ता पे गए, कलकत्ता की फैक्ट्री के ऊपर एक तरीके से इसने अपना राज जमा लिया सिराजुद्दौला ने, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पहले बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। बातचीत करके कोई फायदा हुआ नहीं। इसने बोला कि अभी तुम जाओ, अभी तुम भूल जाओ, फैक्ट्री भी भूल जाओ, बिजनेस भी भूल जाओ, ना बिजनेस करने देंगे ना फैक्ट्री वापस देंगे, ओके, धंधा बंद, शटर बंद।
तो अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स की भी खिसक गई। ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, एंड रॉबर्ट क्लाइव के साथ उन्होंने भेजी अपनी आर्मी। ओके, एंड इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी ब्रिटिशर्स की, एंड एडवांस थी। रॉबर्ट क्लाइव लेड द आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लेजी इन 1757। बैटल ऑफ प्लेजी, प्लेजी में लड़ाई हुई 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स की तरफ से उन्होंने लड़ाई की, एंड सिराजुद्दौला जो है वो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने अपनी तरफ से, खुद की तरफ से लड़ाई की। The Nawab was defeated by the British despite having a large force. Robert Clive ensured victory by bribing the Nawab's army commander Mir Jafar. अब बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा एक तरीके से जो विश्वासघात है वो अपनों की तरफ से ही आता है। ओके, अब हुआ क्या, इनकी आर्मी बड़ी थी, जो एक तरीके से सिराजुद्दौला है, 30,000 लोगों की आर्मी थी। 30,000 लोगों की आर्मी बहुत बड़ी होती है। ओके, तो 30,000 लोगों की आर्मी थी इनकी। अब रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से भेजे गए थे, उन्होंने किया क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ओके, सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ जो आर्मी को संभालता है, ओके, जिसकी बात आर्मी सुनती है, मीर जफार, उसको एक तरीके से ब्राइब किया, उसको रिश्वत दी, उसको ये बोला कि भाई तू क्या कर, हमारा साथ दे, एंड तू अगर हमारा साथ देगा तो अगर ये सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसके बाद मैं तेरे को राजा बना दूंगा, तेरे को नवाब बना दूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरीके से ये चालाकी की, एंड एक इंडियन की वजह से ही इंडिया के एक सबसे बड़े राजा सिराजुद्दौला जो है उसकी हार हो गई। ओके, तो बोलते हैं वही कि भाई अपने ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, अपने ही जो है वो सबसे ज्यादा विश्वासघात करते हैं। वही यहाँ पे हुआ, मीर जफार था एक इंडियन ही, ओके, एंड इसने ही इंडिया के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का जो राज था वो शुरू हो गया। अगर यही लड़ाई ब्रिटिशर्स हार गए होते, बैटल ऑफ प्लेजी पहली लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ओके, अगर यही लड़ाई ब्रिटिशर्स हार गए होते तो यहाँ से इनको जाना पड़ता, तभी 1757 में ही ब्रिटिशर्स को एक तरीके से इंडिया छोड़ के जाना पड़ता अगर सिराजुद्दौला जीत जाते। पर ये मीर जफार की वजह से सिराजुद्दौला हार गए। मीर जफार ने क्या किया, मीर जफार ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। जो सिराजुद्दौला की आधी आर्मी थी, लड़ाई शुरू होते ही वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ हो गई, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला की खिलाफ। तो अब रॉबर्ट क्लाइव की तो आर्मी थी ही, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की तरफ से आए थे इंडिया में लड़ाई करने के लिए, उन्होंने भेजा ही स्पेशली लड़ाई करने के लिए था रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, तो उनकी खुद की तो आर्मी थी ही, और सिराजुद्दौला की भी आर्मी ने एक तरीके से, आधी आर्मी ने मीर जफार की वजह से जो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दी, एंड इसकी वजह से सिराजुद्दौला लड़ाई हार गए। सिराजुद्दौला लड़ाई हार गए, इसके बाद मीर जफार को एक तरीके से बंगाल का राजा, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसे उन्होंने बंगाल का राजा जो है वो बना दिया। The British first openly started misusing trading privileges granted to them by the Nawab of Bengal. अब मीर जफार था उनका प्यादा ही, बोलने के लिए तो वो राजा था पर करता वो वही था जो ब्रिटिशर्स उसे बोलते थे, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए वो राजा था, बाकी था वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का प्यादा। तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स उन्हें बोलते थे वैसे वैसे ये जो मीर जफार था वैसे वैसे करता था। तो ब्रिटिशर्स ने फुल इस चीज का फायदा उठाना सबसे पहले तो शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या, मीर जफार ने भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी ब्रिटिशर्स के लिए, था ब्रिटिशर्स का प्यादा ही पर ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी करना शुरू कर दी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि तो मैं यही बता रहा था कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो ये जो मीर जफार को नवाब बनाने के बाद फुल लूटना जो है वो शुरू कर दिया। अब मीर जफार जो है वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी उसने। When Mir Jafar could not satisfy the company with war and grants, they removed him with and placed his son Mir Qasim over the throne as the Nawab. तो मीर जफार जो है जब वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पा रहा था, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली वो जब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना पा रहा था, उसे ग्रांट्स नहीं, ब्रिटिशर्स को ग्रांट्स जो हैं ओके नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, तब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि उसको हम हटा देंगे एंड उसके बेटे को मीर कासिम को एक तरीके से नवाब बना देंगे। अब हुआ क्या, इसकी स्टोरी ये है कि मीर जफार ने सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की। मीर जफार की एक तरीके से जो अच्छी रिलेशनशिप थी ब्रिटिशर्स के साथ वो बिगड़ गई,
लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। तब ब्रिटिशर्स ने मीर जफार को हटा के उसके बेटे को राजा बनाया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो उसका बेटा था मीर कासिम, वो एक तरीके से उसने ब्रिटिशर्स के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। ओके, मतलब जैसे सिराजुद्दौला प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, वैसे ही मीर कासिम ने भी नवाब बन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। अंडर हिम द कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन इंडिया। ओके, थोड़ी बहुत काम ब्रिटिशर्स के लिए उसने किए भी। ओके, मीर कासिम ने सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी, मतलब आप जितना चाहे धंधा करो एंड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट सून द नवाब रिफ्यूज्ड फर्दर राइट्स। पर धीरे धीरे आगे मीर कासिम ने, मीर जफार के बेटे मीर कासिम ने आगे और मदद करना बंद कर दी। दिस लेड टू बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम की लड़ाई हुई वापस से एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ, एंड उसमें भी मीर कासिम जो है वो हार गए। मीर कासिम के हारने के बाद मीर जफार को वापस से नवाब बना दिया गया, ठीक है। मीर जफार बिकमिंग नवाब अगेन, वापस से मीर जफार को ही एक तरीके से राजा जो है, नवाब जो है वो बना दिया गया। मतलब पहले उन्होंने एक तरीके से सिराजुद्दौला को हराया, मीर जफार को नवाब बनाया। मीर जफार ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की, कोऑपरेट किया बहुत, पर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत क्रिएट करना शुरू की। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से तंग होकर ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को, इसके ही बेटे को राजा बनाया। उसने और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हो गई। ओके, वापस से लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जफार को ही नवाब बना दिया गया। दिस टाइम ही वॉज आस्क्ड टू पे 5 लाख रुपीज पर मंथ टू दी कंपनी। बेटा 5 लाख रुपए आज तो आप सोचोगे कि कितने कम है। ओके, नेट पे खाली सर्च करो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 5 लाख रुपए कितना होता है, ठीक है। सिर्फ ये सर्च करना कि 5 लाख रुपीज के आज की, उस जमाने की वैल्यू कितनी थी एंड आज की वैल्यू कितनी है। 5 लाख रुपए हर महीने एज अ पेनल्टी मीर जफार को बोला गया कि तेरे बेटे ने हमको तंग किया, हमारे साथ लड़ाई की, जिसकी वजह से एक तरीके से एज अ फाइन 5 लाख रुपए मीर जफार को पे करना पड़ेगा। ओके, मतलब पहले कंपनी टैक्स देती थी, अभी कंपनी फाइन ले रही है, वो भी 5 लाख रुपए। आज के जमाने में 5 लाख रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है, पर उस जमाने में बेटा 5 लाख रुपए जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ओके, 5 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ी अमाउंट थी। when Mir Jafar died in 1765, the company decided of becoming the Nawab itself. जब मीर जफार लास्ट में उनकी डेथ हो गई 1765 में, तब ये सब नवाब का सिस्टम कंपनी ने बंद कर दिया, एंड ब्रिटिशर्स जो है वो खुद नवाब बन गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने अपना खुद का रूल जो है बंगाल के ऊपर जमा दिया। So in the year 1765, the Mughal emperor declared the company as the Diwan of Mughal province. The revenue it received through Diwani was of a great help, as they could now be used for buying cotton and silk and also building forts. Okay, 1765 में मुगल राज खत्म हो गया आखिरकार, एंड बंगाल में एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो राजा बन गए। बंगाल में इनको दीवानी राइट्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट मिल गया। ओके, नॉर्मली जो टैक्स पहले ये बंगाल के नवाब्स कलेक्ट किया करते थे, वो टैक्स अभी ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे, एंड बहुत अमाउंट था बेटा, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। ओके, टैक्स अगर आप किसी भी जगह का, एक पूरी बड़ी सिटी का, एक बड़े प्रोविंस का अगर आपको टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है, ओके, तो बेटा वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आज इंडिया की पॉपुलेशन है, आज इंडिया की पॉपुलेशन है 1,30,000, मतलब 135 करोड़, ठीक है। ये इंडिया की पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड, ठीक है। वैसे 121 करोड़ थी 2011 के सेंसस के हिसाब से, पर अभी 135 करोड़ एस्टिमेट है एक। अब इंडिया में 135 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकती है पॉपुलेशन, मुझे पता नहीं, एक एस्टिमेट है। सपोज करो अगर अगर हर कोई सिर्फ 1 रुपया, ओके, सिर्फ 1 रुपया टैक्स पे करे रोज, तो भी 135 करोड़ रुपए एक दिन में जमा हो जाते हैं। सिर्फ अभी ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, हर कोई सिर्फ 1 रुपया टैक्स पे नहीं करता है, बहुत लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, बहुत लोग टैक्स पे करते हैं। कुछ लोग करोड़ों में टैक्स पे करते हैं, कुछ लोग रुपयों में टैक्स पे करते हैं, ठीक है। पर मैं सिर्फ एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि सिर्फ अगर कोई हर एक इंडियन सिर्फ 1 रुपया टैक्स पे करे, तो भी 135 करोड़ रुपए जमा हो जाता है एक दिन का। ओके, तो ये टैक्स का सिस्टम होता है, टैक्स से इतने सारे पैसे जो है वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को उस जमाने में इतने बड़े, बंगाल जो था वो सबसे बड़ा प्रोविंस था इंडिया का, उसके दीवानी राइट्स, उसके टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स जो है वो मिल गए, एंड इन्होंने एक तरीके से उसका फुल फायदा उठाया। फुल कॉटन, सिल्क, नए नए फोर्ट्स बनाने में इन्होंने वो पैसे को खर्च किया। दी नवाब
विद द स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड ऑथोरिटी। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ब्रिटिश राज जो है वो एक तरीके से बढ़ता गया, कंपनी की पावर, ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ती गई। अभी तक भी एक तरीके से उसको ब्रिटिश राज नहीं बोला जाता था, कंपनी राज बोला जाता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राज कर रही थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक भी इंडिया के अंदर आई नहीं थी, ये सिर्फ कंपनी का राज चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका राज चल रहा था। ओके, ब्रिटिश राज था नहीं। With the span of time, company acquired more power and authority. The company officials wanted to lead a luxurious life like the Nawabs of India. जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के मालिक थे, उनको भी ये नवाब्स जो थे, जो राजा महाराजों जैसी अच्छी जिंदगी जो है, लग्जरियस लाइफ जो है वो जीनी थी। They begin to imagine themselves as नबूब्स और नवाब्स। उन्होंने खुद को एज ए नवाब्स, एज ए राजा देखना शुरू कर दिया। नबूब्स इज एन एंग्ललाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड, मतलब नबूब जो है वो भी नवाब की ही एक तरीके से सिनोनिम है। नवाब बोलो या नबूब बोलो, बात एक ही है। ओके, जो कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो यूज करते थे। Naboob is an anglicized version of Indian verb nawab, as British were leading a lavish life similar to nawabs and everyone was on mercy of British। ठीक है, नबूब्स या नवाब बात एक ही है। ब्रिटिशर्स जो है, सब लोग जो है, नॉर्मल जनता जो है वो भी ब्रिटिशर्स की मर्सी पे ही थी, ब्रिटिशर्स की दया पे ही थी। Some of the British soldiers who survived war and saved some riches went back to Britain to flaunt it। ओके, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर लड़ाइयाँ जीती थी, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने जो एक तरीके से पैसे कमाए थे, उन्होंने जो लूट मचाई थी, वो वापस से ब्रिटेन चले गए, अपनी कंट्री चले गए, वहाँ पे एक तरीके से जो है वो पैसे खर्चने, वहाँ पे एक तरीके से ऐश की जिंदगी जीने। अब सोना चांदी बेटा इंडिया में था बहुत, सोने की चिड़िया इंडिया को बोला जाता था, एंड ये लोगों ने उस सोने की चिड़िया को लूटा था। तो आप सोच सकते हो कि कितनी इनकी कमाई हुई होगी। They were known as Naboobs and were often made fun of through plays and cartoons। मतलब जो ब्रिटिशर्स एक तरीके से वापस चले गए थे ब्रिटेन, पैसे लूट के यहाँ से इंडिया से, उसे नबूब्स बोला जाता था, क्योंकि वो ऐश तो राजा जैसे ही करते थे। ओके, पर वो राजा थे नहीं, एंड उनका इंडिया में मजाक भी उड़ाया जाता था कार्टून से एंड प्लेस से। फायदा क्या है, वो लोगों ने तो एक तरीके से अपनी जिंदगी ऐश में जी ली, भले आप उनका मजाक उड़ाओ, उनको क्या फर्क पड़ता है। अब कंपनी रूल एक्सपांड, इनका रूल अभी एक्सपांड कैसे होना शुरू हुआ वो बता रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड अ डिफरेंट मेथड इन एक्सपांडिंग इट्स रूल इन इंडिया। सबसे पहले तो इनकी मेथड अलग थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, ये कभी भी ऐसे नहीं आए थे, ये लोग ब्रिटिशर्स इंडिया में इस तरीके से नहीं आए थे कि भाई आए और लड़ाई करना शुरू कर दी कि नहीं भाई हम आप पे डायरेक्ट राज करेंगे। ये आए एज ए ट्रेडर्स कि भाई हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पे शांति से बिजनेस करेंगे, हम आपको टैक्स पे करेंगे, हम यहाँ पे नई नई चीजें जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इनका ये एक तरीके से जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट डिड नॉट इनिशिएटेड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक इमीडिएटली ऑन एनी इंडियन टेरिटरी। कोई भी इंडियन राजा के ऊपर कभी भी इन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। रेदर इट यूज्ड वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। इन्होंने अलग तरीका यूज किया, डिवाइड एंड रूल का तरीका इन्होंने यूज किया, पॉलिटिकल तरीके इन्होंने यूज किए, इकोनॉमिकल तरीके इन्होंने यूज किए। ओके, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्ट से राजा के साथ पहले दोस्ती करो, उसका फायदा उठाओ, एंड जब वो कमजोर हो जाए तब उसे हटा दो। ये तरीके इन्होंने एक तरीके से यूज करना शुरू किए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम के साथ हुई थी, जो कि मीर जफार का बेटा था। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। कंपनी जो है उन्होंने अपने अपने ऑफिसर्स जो है वो इंडियन स्टेट्स में भेजना शुरू कर दिए, और एक तरीके से उनको राजा के राज्य में, राजा के दरबार में एक तरीके से रहना एज अ उन्होंने शुरू कर दिया। उनका काम क्या था, बोलने के लिए तो उनका काम ये था कि ये कमर्शियल एजेंट्स हैं। ओके, देयर वर मेनली पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स whose aim was to further the interest of the company। बोलने के लिए तो वो कमर्शियल एजेंट्स थे कि भाई हम सिर्फ बिजनेस की बातें करेंगे, पर उनका मेन एम ये था कि उनको कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी का जो फायदा है वो देखना था। राजा के दरबार में क्या चल रहा है, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कंपनी की तरफ राजा की एक तरीके से जो पॉलिटिकल व्यू है वो कैसे हैं, कंपनी को राजा सही समझता है कि गलत समझता है, ये सारी बातें कमर्शियल एजेंट्स जो हैं वो एक तरीके से कंपनी के ऑफिशियल्स को बताते थे। थ्रू देम द कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। यही कमर्शियल एजेंट्स को पहले एज ए कमर्शियल एजेंट्स भेजा गया, धीरे धीरे यही कमर्शियल एजेंट्स ने
इंडिया के अंदर, इंडिया के राज्यों के अंदर एक तरीके से अफेयर, मतलब डिसीजंस को एक तरीके से, इंडिया के जो अफेयर्स थे, इंडिया के जो प्रॉब्लम्स थे, इंडिया के जो डिसीजंस थे, उनको एक तरीके से उनके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मतलब सेम वही धीरे धीरे आए, एज ए कमर्शियल एजेंट आए, और धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेयर इन्होंने करना शुरू कर दिया। One such interference was of the company was subsidiary alliance. Subsidiary alliance जो है, ये इनकी सबसे बड़ा इनका जो घोटाला था वो आप बोल सकते हो। It was basically a treaty between British East India Company and the princely state. ये एक ट्रीटी थी। अगर इसकी स्टोरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, सब्सिडरी अलायंस में ये जो कमर्शियल एजेंट था, ओके, ये राजा को एक ऑफर देता था, ओके, कि हम आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑफर है जो हम आपको देना चाहते हैं। एंड होता क्या था, ये ऑफर होता ये था कि ये कमर्शियल एजेंट बोलता था कि हमारी ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत बड़ी है, हमारे पास एक तरीके से गोला है, बारूद है, बंदूक है, और ये सारी चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे पास आर्मी बहुत अच्छी है। अब आप इतनी मेहनत करते हो, आप अपनी आर्मी जो है, मतलब राजा, हर एक राजा की खुद की आर्मी होती थी, तो ये लोग बोलते थे आप अपनी आर्मी को एक तरीके से ट्रेनिंग देते हो, उसमें मेहनत लगती है, आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, ओके, तो आप क्या करो, अपनी आर्मी बनाना छोड़ दो, हम जो है वो अपनी आर्मी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में आप हमको पैसे दो। ठीक है, आप हमको पैसे दो, जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी, तब हम आपको अपनी जो आर्मी है, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, इतनी स्ट्रांग जो आर्मी है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये लालच में बहुत सारे राजा जो है वो आ गए, और उन्होंने खुद की आर्मी बनाना छोड़ दी। ठीक है, ये उन्होंने गलती कर दी। ओके, एंड ऊपर से ब्रिटिशर्स की आर्मी का रहने का खर्चा, ब्रिटिशर्स की आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा, ओके, उनकी सैलरी वगैरह जो है वो भी ये राजा लोगों ने पे करना शुरू कर दी। एंड जब एक तरीके से वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, जब वो एक तरीके से उनकी आगे और मेंटेनेंस का खर्चा नहीं उठा पाते थे, तब वही आर्मी को यूज करके ब्रिटिशर्स ने उन राजाओं के ऊपर अटैक किया, और वही आर्मी का यूज करके उनका जो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि राज्य था वो हड़पना शुरू कर दिया। अब उन राजाओं के पास खुद की तो आर्मी थी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी प्रोवाइड करेंगे, जो मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ ये ब्रिटिशर्स मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिशर्स ने दिया धोखा, राजा ने खुद की आर्मी भी राजा ने खुद की आर्मी भी एक तरीके से जो है वो डेवलप नहीं की, राजा ने खुद की आर्मी को भी छोड़ दिया, उसके पास खुद की कोई आर्मी नहीं है। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि वो इंडियंस के ऊपर अटैक करके उनकी जो जमीन है वो हड़प ले। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये इनकी स्टोरी थी। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस, अब यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है अंग्रेजी में, द इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन देयर टेरिटरीज। इंडियंस जो है वो खुद की आर्मी नहीं बनाएंगे, और ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है एक तरीके से उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। दे ऑल्सो हैड टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। मैंने वही बोला कि ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस का खर्चा, उनकी सैलरी वगैरह वो भी पे करेंगे। इफ दे फेल टू मेक द पेमेंट, अ पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी वुड बी टेकन अवे। मतलब वो पेमेंट अगर नहीं कर पाए तो उनकी टेरिटरी, उनकी जमीन का कुछ टुकड़ा जो है ये लोग ले जाते थे। इन्वेंचुर या ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी अटैक। ओके, इनको बोला ये जाता था कि अगर जरूरत पड़ी आपको कभी, ओके, अगर आपको कभी जरूरत पड़ गई तो हम एक तरीके से ब्रिटिश आर्मी जो है वो आपकी मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। द अलायंस वाज फ्रेम्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली। ये जो प्लान था ये रिचर्ड वेल्सली का प्लान था, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। ये इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली, एंड इसका ये सब्सिडरी अलायंस का प्लान था। एंड ये सब्सिडरी अलायंस के प्लान के एक तरीके से अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स के ऊपर अपना राज जो है वो जमा लिया। नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये जो दो बड़े राजा थे जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। वैसे छोटे मोटे राजा भी थे, पर ये दो बड़े राजा थे, अवध का राजा और हैदराबाद का राजा। नवाब बोलते हैं, राजा नहीं बोलते हैं लोग। तो ये दो बड़े राजा थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो टेरिटरी थी, अपने पूरे का पूरा जो राज्य था, वो इस सब्सिडरी अलायंस की वजह से एक तरीके से खो दिया था। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, आज मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, सब्सिडरी अलायंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारी बातें आज के लेक्चर में हमने कवर की। इसके बाद टाइगर ऑफ मिसूरी, टिप्पू सुल्तान, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है,
फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो। ओके, मेरा नंबर है 9913491313। दीपक सर का नंबर है 9924699903। दोनों में से कोई भी नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपका डाउट जो है वो जितना हो सके जल्दी सॉल्व करेंगे।